देंगे, आपको 5 मौलिक अधिकारों के तहत एक ऐसा अद्भुत भारत दे देंगे कि आपको कुछ गड़बड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ। और यदि आपका खून खराब हो गया है, प्रवृत्ति खराब हो गई है, हम्म। तो ऐसा हमने मॉडल बनाया है अपराध मुक्त भारत का, जिसमें बटन दबाओगे आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाएगी। झूठी, आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत जो झूठी एफआईआर दर्ज होती है पैसे के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में, वो एक जघन्य अपराध बन जाएगी। हम्म। झूठी गवाही देना एक जघन्य अपराध बन जाएगा। पुलिस के द्वारा एफआईआर की तायद करके अपने मन से फर्जी बयान लिख लेना, वो भी जो है ना परजरी का जघन्य अपराध होगा। पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। वकीलों के द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, गलत जो है ना बहस करके निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित कराने वाले ये वकील परजरी के जुर्म में जो के भागीदार होंगे, इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, पुलिस की नौकरी जाने का प्रावधान होगा, वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान होगा और इनके जेल में सड़ने का प्रावधान होगा। ये सब नहीं कर पाएंगे, ये कानून में प्रावधान है। और तो अभी जो है, हाँ, एक प्रश्न मेरा आ रहा है, अभी ये लोग जो जैसे टीआई है, हम आपको डिपार्टमेंट में रहे हैं, है ना, और जो संविधान को जानेगा वो टीआई है, धाराओं को जानेगा, तो ये टीआई डरते क्यों नहीं कोर्ट से? जैसे अभी एक धारा इन्होंने, कोर्ट भी सर लेट मी फिनिश, मैं पूरा ही नहीं हुआ, आप बीच में बोल देते हैं, मैं कितनी देर सुनता हूँ आपको जी, बोलूं। तो इन्होंने, किसी व्यक्ति ने कहा, मैं करंट केस है, मैंने एसपी को ही बोला था, तो उसने धारा 66 लगा दी और 353 भारतीय न्याय संहिता, जबकि एससी की महिला है, जो फर्जी तरीके से ऑफिस में बैठती है, लिखा पढ़ी करती है, पैसे उगाती है, एससी का ही, शेड्यूल कास्ट का ही वो नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, जानकारी दी गई, प्रूफ ना ही 353 आईपीसी में क्या था, डिस्टर्बेंस करते हैं अधिकारी को, उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं किया, और इन्होंने वो 353 लगा दी पुलिस ने, और आईटी एक्ट 66 लगा दी। आईटी एक्ट क्यों लगाई कि एक पेपर ने, आईटी 66 जो है संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, वो नल एंड वॉइड हो गया है, वो नहीं लगाया जा सकता है। तो एसपी को नॉलेज नहीं है, एसपी बोल रहा है, एसपी को नॉलेज नहीं होगा ना, तो मैंने बोला ना उनको, और जिस मीडिया ने छापा है 66 जो है, इट नाउ अनफ्रक्चुअस, it is unconstitutional as declared by the, so it's a null and void. So he was talking about that कि वो 66 की, मैंने कहा एसपी को कि एक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरी बात है अनुसूचित जाति जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। मैंने कहा आप बताइए कौन सी जाति की महिला है या अधिकारी है, तो एसपी को नहीं पता था। तो मैंने कहा ये मानसिक द्वेष या उसको प्रताड़ित करने के लिए थोड़ा ना कहा गया। और जिस पेपर ने छापा है, सर एक मिनट पूरा करो, जिस पेपर ने छापा आपने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? और जो तीनों व्यक्ति, अधिकारी, वो महिला, किसी ने एफआईआर नहीं करी। ये विधायक क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? और आज तक तो वो एससी के पक्ष में बोला ही नहीं, और उसके भ्रष्टाचार निकाले गए हैं, 2009 से सारे भ्रष्टाचार निकाले गए हैं। उसने खुद इंक्रोचमेंट किया है गवर्नमेंट लैंड्स पे, उस पर घर बना दिया। तो मैंने कहा उसके खिलाफ तो आप एफआईआर करते नहीं है, तो एसपी चुप थे। मैंने कहा बताइए आप ही, मुझे तो नहीं पता कौन सी धारा, आप ही बताइए धारा, वो कौन सी जाति की है वो महिला या अधिकारी। जब आपको पता ही नहीं तो आपने क्यों लगाई है? और कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया अधिकारी को 353 में। और ऐसा कोई वो भड़काया भी नहीं जनता में या मीडिया में कि उसमें। ये 353 जो है लोगों को जेल में भरने का टूल है। मतलब एक भ्रष्ट व्यक्ति से आप कहो कि आप जो है ना ये गड़बड़ी कर रहे हो, वो कहेगा कि मेरे शासकीय कार्य में व्यवधान हुआ और आपको जेल भिजवा देगा। तो क्योंकि वो लाट साहब हैं और आप गुलाम हैं। नहीं, उसमें 353 में सर, उसमें यह है कि जब आपको आपराधिक कार्य में व्यवधान के लिए धारा 353 आईपीसी होती है। नहीं, उसमें बल प्रयोग किया गया है, मान लो कोई काम को रोकने के लिए, तो पहला धारा है। शासकीय कार्य में व्यवधान वर्ड का यूज है, तो उसमें बल प्रयोग होना जरूरी नहीं है। नहीं, उसमें 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। हाँ, लेकिन व्यवधान इन जनरल भी पर्याप्त है। यस, तो मगर वो मिलेगा, वो व्यवधान कब होगा? जब वो मिलेगा तभी होगा ना। वो तो उस पे बोल ही नहीं रहा, वो तो मीडिया छाप रही है। तो मीडिया ने छापा, उसने कहाँ व्यवधान पैदा किया? मेरा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि उसको फिजिकली उसके काम में व्यवधान डालना चाहिए, फिजिकल कंपोनेंट होना चाहिए, कहीं न्यूज से व्यवधान पैदा नहीं होता है। यस, तो यही तो मैंने एसपी को क्या बोला
कि मिस्टर यू विल गो टू द कोर्ट। एसपी से क्या बोलने से फायदा होगा? नहीं सुनिए, तो हम कोर्ट किसी के गए चरणों के जो है ना सेवक बने हुए हैं। सर। अभी वो एसपी है ना, मैंने सीताराम कुंटे के खिलाफ मास मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया, चीफ सेक्रेटरी। मैं जज हूँ, मैं सीजीआई गलती करता है ना चंद्रचूड़, मैं पकड़ लेता जो हूँ। कुछ कर रहे हैं करते रहिए योगेश जी। मेरे लिए तो आप एक काम करिए, अच्छे भारत का संकल्प जो है हर सप्ताह दोहराइए, हनुमान जी। की सूची बनाइए, जो आप यही काम करें। और हाँ, ये जो हर रविवार को शपथ लेना है वो एक व्यक्ति नहीं कराएगा, वो हाँ, रोस्टर बना के हर व्यक्ति अलग अलग चार्ज लेगा, और उसको ये संकल्प लेने के लिए भी 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो उसमें इकट्ठा होगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर, हाँ, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर देश में प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, और संविधान की वो चीज़ बदल दी जाएगी कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बनेगा, वो हाँ, अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पे बनेगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वही एक आधार होगा। यस, प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनेगा उसे। और हाँ, यही व्यवस्था मुख्यमंत्री के लिए भी की जाएगी कि मुख्यमंत्री मंत्री को नहीं चुनेगा, मुख्यमंत्री कि एक कमेटी बन के जो है ना हम ये निर्णय ले सकते हैं कि उसको पोर्टफोलियो क्या देना है, लेकिन वो मंत्री अपने औकात पर बनेगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर बनेगा। हाँ, तो जो मुखिया के लायक होगा तो वो तो ऑटोमेटिक यही प्रक्रिया होती है, तभी तो मुखिया कहला रहा है वो। मुखिया और उसके जो मुझे मुखिया से लेना देना नहीं है, मुझे केवल संकल्प शक्ति से लेना देना है। दिमाग तो हम जो प्यूरिफिकेशन का प्रक्रिया रखी है उसके दिमाग का तो यूज कर लेंगे हम। यस, तो हम हर चीज़ को रिफाइन करने के लिए 4 स्टेज बना रहे हैं, वहाँ पर जो भी दिमाग है वो तो वहाँ पे आ जाएगा, तो दिमाग की चिंता नहीं करना है। हमें केवल अच्छे भारत की संकल्प शक्ति को इकट्ठा करना है, और व्यक्ति जो है बड़ा नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, भारत है तो मुमकिन है। अच्छा भारत होगा तो हर चीज़ मुमकिन है। यस, भारत मुमकिन होना चाहिए। करेक्ट, अच्छा भारत मुमकिन है जी, अकेला भारत भी नहीं, अच्छा भारत। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत, जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार का मौलिक अधिकार, जिसे हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल के रोजगार को रियलाइजेशन वाली शिक्षा, ना उसे रोजगार के लिए ना ही उसे शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, उसे जो है भोजन का मौलिक अधिकार, उसे स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, और उसे समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, ये लाट साहब नहीं रहेंगे, इन्हें काम करने का वेतन मिलेगा जिसे रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे। और सो रेवेन्यू स्ट्रीम में काम की गुणवत्ता, पब्लिक की फीडबैक, वेशभूषा और व्यवहार, ये 4 कंपोनेंट भी कलेक्ट किए जाएंगे, और इन्हीं के आधार पर जो है आगे चल के आपकी ACR बनेगी। तो भविष्य में शासकीय सेवकों की ACR जो है कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा और ना ही कोई राजनेता लिखेगा। उसकी जो ACR है वो वर्क कंपोनेंट पे जो उसका असेसमेंट हो रहा है, जो मैंने 4 तरीके के असेसमेंट बताए हैं, उसके आधार पर उसकी ACR ऑटो जनरेट होगी, और उसी आधार पर उसे पदस्थापनाएं मिलेंगी, उसी आधार पर उसे पदोन्नतियां मिलेंगी। लिहाजा जो है ये स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, तो राजनीतिक उद्योग बंद हो जाएगा, राजनीतिक पार्टियां बंद हो जाएंगी, राजनेता बंद हो जाएंगे, क्योंकि राजनेता नहीं होगा वो राष्ट्रनेता कहलाएंगे। जो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे उन्हें हम राजनेता नहीं कहेंगे, हम उन्हें राष्ट्रनेता कहेंगे। जी, इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां निर्मूल हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगे। और राजनेता की जगह अच्छे भारत का संकल्प लेकर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उभरेंगे, वो जो है राष्ट्रनेता कहलाएंगे, और वही सरपंच बनेंगे, वही पार्षद बनेंगे, वही मेयर बनेंगे, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वही प्रदेश के मुख्यमंत्री और वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई संदेह आपको योगेश जी समझ में आ रहा है क्या? नहीं, कोई संदेह नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल नेचुरल है ये। तो इसमें हम जो कह रहे हैं, यदि हम जो कह रहे हैं वो करते हैं, तो वी फॉलो द नेचुरल ऑफ जस्टिस, नेचुरल ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी अपने आप इवॉल्व हो रही है,
और वो संकल्प शक्ति से इवॉल्व हो रही है, अच्छे भारत की संकल्प शक्ति से। यहाँ पे जो है ना चाटुकर्ता से इवॉल्व हो रही है, जो जितना मक्खन मार रहा है उसको वो चीज़ मिल जा रही है, दुष्टों को मिल जा रही है। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं योगेश जी, यदि आप देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, तो यदि आपकी सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको समझाऊं कि योगेश जी जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी अच्छे भारत के सामने 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने शपथकृत योगेश जी एक अत्यंत ही बौने प्राणी होंगे जी। शपथकृत प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं जी। आप यदि हमें कहें तो मैं इसको विस्तारित करूं। समझाइए। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जो है हम पार्लियामेंट्री रूल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, विधानसभा के बिजनेस रूल्स में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब आगे चल के विधानसभा या पार्लियामेंट में ना तो कोई विधायक विधेयक कोई भी चीज़ जो है वो सीधे नहीं लाई जा सकती है, ना विधायक ला सकता है, ना जो है कोई मंत्री ला सकता है, ना मुख्यमंत्री ला सकता है, ना प्रधानमंत्री, ना उप प्रधानमंत्री, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर, और ना ही सांसद। जो भी वो मसौदा चाहते हैं वो मसौदा बना के उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत गुजारना होगा। इस पारदर्शी प्रक्रिया के 4 अंग हैं। पहला स्टेज है कि जिस विषय वस्तु पे आप कर रहे हैं उसमें जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है उनका ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्पैनलमेंट होगा और उसे टास्क फोर्स कहा जाएगा। तो जो ये मसौदा है, चाहे मैथिली शरण गुप्त के जो 21 महालक्ष्य और जो टेक्नोलॉजी और जो चीज़ बनाई है, वो भी मैथिली शरण गुप्त जो है किसी पर थोप नहीं पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को वो मॉडल जो है सबसे पहले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है, ऐसे लोगों को पारदर्शी तरीके से पहचान के उनका इम्प्लीमेंट होगा और उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। ये मसौदा टास्क फोर्स के पास जाएगा और टास्क फोर्स एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात नहीं करेगा। वो जो भी बात करेगा वो लाइव रिले होगी और उसे दुनिया सुनेगी और आप उस पर प्रश्न भी पूछ पाएंगे। ये प्रक्रिया 15 दिन तक चलेगी और इस महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त का जो मॉडल्स है उसमें पहली डिग्री का सुधार किया जाएगा। नाउ दूसरे चरण में ये रिफाइंड मॉडल जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का भी पारदर्शी तरीके से इम्पेलमेंट होगा और ये मॉडल रिफाइंड मॉडल जिसका एक रिफाइनमेंट हो चुका है, ये रिफाइंड मॉडल उसके पास पहुंचेगा और वो भी जो है खुले मंच पर लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए जहां लोगों के विचार भी आएंगे, लोग प्रश्न भी पूछ पाएंगे। 15 दिन तक ये दूसरा महामंथन चलेगा और उस महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर पब्लिक जो कि भाषाओं में, जातियों में और क्षेत्रों में फैली हुई है, चूँकि उन्हें ज़्यादा समय चाहिए तो आम जनता को 45 दिन का समय मिलेगा और वो भी लाइव चर्चा होगी। उन्हें कुछ नहीं कहना है, उन्हें केवल अपनी चिंताएं, अपनी शंकाएं, अपनी कुशंकाएं और उनके टूटे फूटे शब्दों में जो 2-4 सुझाव उनसे बन पड़ते हैं वो उन्हें देना है और उस पर भी विचार होगा, उस पर भी मंथन होगा। सभी लोग जो है ना, ये भी लाइव चलेगा और इस 45 दिन के जो महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब चौथे पॉइंट में योगेश जी आते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। योगेश जी का मंत्रिमंडल आता है जो कि मेरिट के आधार पर बना हुआ है, जो योगेश की चॉइस के हिसाब से नहीं बना है। योगेश को अपना मंत्रिमंडल चुनने की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट। जो सांसद हैं, इसी प्रकार जो सभी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, राइट, और तृतीय चरण के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, ये सब जो है इस स्टेज पर चौथे चरण पे आएंगे और पार्लियामेंट, विधानसभा और उस सब के बाहर 15 दिन तक उनका लाइव डिस्कोर्स होगा और इस महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे और वो जो है कोई भी राजनेता ये पब्लिक की तरफ की बात नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक पहले अपनी बात कह चुकी है।
तो अब योगेश को प्रधानमंत्री जो है, शपथकृत प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब हम इसको इतने दिन से सुन रहे हैं, राइट, 1.25 महीने से, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये चीज़ें हैं, इनको जोड़ा जाए तो ये मॉडल और अच्छा हो जाएगा। तो ये बात शपथकृत प्रधानमंत्री योगेश जी